हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो जो लास्ट ई लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी पुनर्जागरण के काल के बारे में। यूरोप में जो पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण का काल सर्वप्रथम इटली में ही शुरू हुआ। तो ये बेसिक बुक है मेरे सामने, एनसीईआरटी, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसमें अपन देखते हैं कि yes। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे जो इटली में पुनर्जागरण का काल है उसकी सर्वप्रथम शुरुआत इटली में हुई थी। और वो समय कौन सा था? 1300 से लेकर 1550 एडी तक इटली में पुनर्जागरण काल का प्रभाव रहा था। और उसके पश्चात जो पुनर्जागरण का काल है उत्तरी यूरोप के देशों में फैल गया। और वो कब फैला उत्तरी यूरोप के देशों में? फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी 16वीं सदी के पूर्वार्ध में पुनर्जागरण का काल इटली से बाहर निकल के यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। क्यों इटली में इसकी शुरुआत हुई? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अपन विश्व इतिहास के बारे में बात करें कि पुनर्जागरण काल की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई, तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि इटली ऑलवेज हैड अ कल्चरल एडवांटेज, यानी इटली को एक सांस्कृतिक परिलाभ हमेशा से मिला हुआ था। वो क्या था कि इटली की जो लोकेशन है, जो इटली जिस जगह पे अवस्थित था उसका एडवांटेज इटली को हमेशा से रहा है। तो इटली एक प्रकार से नेचुरल गेटवे के रूप में कार्य किया है इटली ने, यानी प्राकृतिक द्वार अपन कह सकते हैं। इसके लिए व्यापार के लिए अपन समझ सकते हैं प्राकृतिक द्वार, संस्कृति के मिलन के लिए अपन समझ सकते हैं कि प्राकृतिक द्वार की तरह इटली ने कार्य किया। अपन देखते हैं इटली की पोजीशन भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में उस जगह पे है जहाँ पे पूर्व और पश्चिम दोनों की संस्कृति का मिलन हो सकता है। तो इस स्पेसिफिक लोकेशन का इटली को अत्यधिक फायदा हुआ और इसी कारण हम देखते हैं इटली में व्यापार पुनर्जागरण के काल में अत्यधिक रहा। और कई सारे शहर भी इटली में अस्तित्व में आ गए, जिसमें से अपन देखते हैं वेनिस, जिनोवा, मिलान, पीसा, फ्लोरेंस। ये सारे शहरों के नाम है जो इटली में अस्तित्व में आए थे। जो क्यों फले फूले? व्यापार के कारण। व्यापार क्यों फला फूला? इटली की स्थिति के कारण, इटली की लोकेशन के कारण। तो इसी कारण जो एशिया से जो व्यापार हो रहा था वो अनइंटरप्टेड कंटिन्यू रह सका। यानी जो एशिया के साथ व्यापार हो रहा था उसका फायदा सर्वाधिक और सर्वप्रथम इटली को हुआ। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी में हम देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट आया इटली में, जिसे अपन कहते हैं सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब है शहर राज्य। इन शहर राज्य के आगमन के साथ हम देखते हैं कि इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा इन शहर राज्यों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और जो खासकर आसपास का जो ग्रामीण परिवेश था, यानी इसका आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक रहा, सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक रहा। खासकर जो आसपास का ग्रामीण परिवेश था, जो जो शहरों के आसपास के गांव के क्षेत्र थे, वहाँ पे सिटी स्टेट का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण इटली में काफी अधिक इस समय में हो चुका था। उसका फायदा इटली को पुनर्जागरण काल में मिला। फिर अगला पॉइंट ये है कि जो इटली की जो नौकरशाही थी, इटली का जो कुलीन तंत्र था, इटली के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ण के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जिन्होंने काफी पैसा कमा रखा था, जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स, यानी कुलीन वर्ग के लोग हैं इटली में मुख्यतः, वो शहरों में रहा करते थे। जबकि हम दूसरे यूरोपीय देशों के बारे में बात करें, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो गांव में रहा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहरों में रहने के कारण कुलीन वर्ग के लोगों ने शहरी गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो भी उन्होंने पैसा कमाया उसका एक भाग शहरों के विकास में भी उन्होंने खर्च किया। जबकि जो बाकी यूरोप के जो अन्य देश है, वहाँ पे जो कुलीन तंत्र के लोग थे वो गांव में रहा करते थे। तो एक बड़ा डिफरेंस है अपन यूरोप के अन्य देश और इटली के बीच में देखते हैं, जिसके कारण जो पुनर्जागरण का काल है इटली में अत्यधिक बढ़ा। फिर हम देखते हैं कि बुर्गवाजी क्लास अपन किसे कहते हैं? बुर्गवाजी क्लास का मतलब है कि व्यापारियों के वर्ग का जो समूह है, जिन्होंने काफी पैसा कमा लिया व्यापार के माध्यम से, जो उद्योगों में लगे हुए हैं, जो अनेक प्रकार के काम धंधों में लगे हुए हैं, तो उनको बुर्गवाजी क्लास कहा जाता है। तो बुर्गवाजी क्लास का एक तरीके से बुजुर्गा वर्ग उसका हिंदी में कहा जाता है। तो बुजुर्गा वर्ग का आगमन इटली में हो चुका था। और जो व्यापारी वर्ग थे वो
कहाँ जाना चाह रहे थे, उनका एम्बिशन क्या था, जो व्यापारी वर्ग थे वो कुलीन वर्ग में शामिल होना चाह रहे थे। देखो कुलीन वर्ग तो वह वर्ग है जिनको बचपन से कई सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, कई सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जो उच्च वर्ण से संबंधित है, जो उच्च जाति से संबंधित है, जिनके पास लैंडेड रिसोर्सेज है, यानी जिनके पास जमीन है जहाँ पे खेती की जा सकती है, भूस्वामी के लोग हैं, वो कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। लेकिन जो व्यापारी लोग थे, जो व्यापारियों का समुदाय था, उन्होंने हाल ही में पैसा कमाना शुरू किया था। तो जब व्यापारियों के पास अत्यधिक पैसा आ गया व्यापार की प्रगति के कारण, तो उनकी आकांक्षा थी, उनकी महत्वाकांक्षा थी कि उनको भी एरिस्टोक्रेसी में शामिल कर लिया जाए, कुलीन वर्ग में शामिल कर लिया जाए। तो वो कोशिश करने लगे कि किसी न किसी तरीके से वो कुलीन वर्ग में शामिल हो जाए। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े परिवार हमें देखने को मिलते हैं इटली में, जैसे फ्लोरेंटाइन फैमिली ऑफ मेडिकी, यानी मेडिकी का फ्लोरेंटाइन में रहने वाला परिवार है, जो शुरू में डॉक्टर रहा करते थे। इस फैमिली के लोग, मेडिकी परिवार के जो लोग हैं फ्लोरेंटाइन में, वो शुरू में डॉक्टर थे पेशे से। उसके पश्चात उन्होंने बैंकिंग में जाके पैसा कमाया काफ़ी अधिक, और उसके पश्चात उनको एरिस्टोक्रेसी में स्थान मिल गया 15वीं शताब्दी में, यानी कुलीन वर्ग में वो शामिल हो गए। कहने का मतलब ये है कि व्यापारियों के वर्ग को भी कुलीन वर्ग में अब स्थान मिलने लग गया। क्यों मिलने लग गया? क्योंकि उनके पास धन के रिसोर्सेज बहुत अधिक हो गए थे, उनके पास मॉनेटरी रिसोर्सेज बहुत अधिक हो गए थे। दूसरी तरीके से अपन आगे चलते हैं, कई सारी प्रसिद्ध मर्चेंट फैमिलीज इटली में रही है। जैसे अपन इंडिया में बात करें, टाटा, अंबानी, बिरला, इस तरह की जो व्यापारिक फैमिलीज है भारत में रही है, उसी प्रकार से जो व्यापारिक परिवार है कई प्रसिद्ध, वो इटली में रहे हैं, और उन्होंने हमेशा कुलीन वर्ग में शामिल होने की चेष्टा की। और जो पैसा कमाया इस व्यापारियों के वर्ग ने, उस पैसे का इस्तेमाल इटली में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए किया गया है। इटली में शिक्षा को बढ़ाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल व्यापारियों के द्वारा किया गया, क्योंकि अपन समझ सकते हैं कि व्यापारियों के लिए एजुकेशन का सर्वाधिक महत्व है। क्योंकि व्यापार में हिसाब किताब रखना पड़ता है, लेखा जोखा रखना पड़ता है, अकाउंट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो व्यापारियों के लिए अति आवश्यक था कि जो व्यापारी गण है उनको वे शिक्षित हों। तो इसलिए एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए भी जो इटली के व्यापारी है उन्होंने पैसा लगाया। तो उसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि इटली में बड़ी संख्या में शिक्षक का वर्ग सामने निकल के आया। खूब सारे प्रसिद्ध शिक्षक हुए हैं इटली के अंदर, जिनमें से बहुत सारे शिक्षकों ने न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाया, उसके साथ साथ उन्होंने राजनीति और नैतिकता के क्षेत्र में साहित्य का निर्माण भी किया। न केवल उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, साथ में उन्होंने साहित्य में भी अपना भरपूर योगदान दिया उन शिक्षक गणों ने। फिर अगला कारण क्यों है कि कोई इटली में सबसे पहले जो पुनर्जागरण का काल है वो अस्तित्व में आया। इसमें लिखा हुआ है कि जो इटली वासी थे वो अपने अतीत से भावात्मक रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि जो इटली का अतीत था बहुत अधिक समृद्धशाली रहा हुआ था। अगर अपन यूरोप के अन्य देशों से कंपेयर करें, जो इटली का इतिहास क्या है, इटली का इतिहास रोम का इतिहास है। रोम में हम देखते हैं अतीत में भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए, जिसमें से एक था कोलिजियम। वहाँ के राजाओं ने विश्व के अनेक हिस्सों में जाकर आक्रमण भी किए। तो एक सेंस ऑफ प्राइड आता था इटली वासियों के मन में अपने अतीत से संबंधित, तो अपने अतीत से भावात्मक तरीके से जुड़े हुए थे। और इसी कारण हम देखते हैं पुनर्जागरण के काल में जो रिश्ता था इनका अपने अतीत के साथ, वो बहुत अधिक सार्थक हो गया, इट बिकेम मोर रेलेवेंट। क्योंकि हम देखते हैं कि जो रोमन मोनूमेंट्स थे, तो जो रोम के बड़े बड़े भवन थे, स्थापत्य कला के जो नमूने थे, वो पूरे इटली में फैले हुए थे। तो अपने अतीत से रिश्ता बनाना आसान हो गया इटली वासियों के लिए, क्योंकि उनका बहुत ही समृद्धशाली अतीत रहा हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला कारण क्या है, नेक्स्ट रीजन है पेट्रोनास। पेट्रोनास का मतलब होता है संरक्षण, दैट इज रिसीव्ड इन अबंडेंस। क्योंकि व्यापारी वर्ग के लोगों ने खूब पैसा कमाया, वो शहरों में रहते थे और अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उन्होंने शहरों के विकास में भी लगाया। फिर हम देखते हैं कि कई सारे शहरों के बीच में एक प्रकार का कंपटीशन शुरू हो गया, हेल्दी कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन सा शहर अधिक भवनों का निर्माण करता है, कौन सा शहर अधिक कलाओं का निर्माण करता है। तो आपस में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई इटली की विभिन्न शहरों में, और उसका अंत में रिजल्ट यह निकलता है कि इटली के शहर अत्यधिक समृद्धशाली बन गए। और अनेक प्रकार के साहित्यकारों को भी आश्रय दिया गया, सपोर्ट राइटर्स। अनेक प्रकार के साहित्यकारों को व्यापारी के द्वारा आश्रय दिया गया। इन साहित्यकारों का, इन लेखकों का कार्य यह था
कि जो शहरी क्षेत्र में बड़े बड़े स्थापत्य कला के नमूने बनाए गए हैं उनकी प्रशंसा करें अपने साहित्य में, ताकि वो जो स्थापत्य के नमूने हैं वो इतिहास में अजर अमर हो जाए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन साहित्य के बारे में बात करते हैं। क्यों इटली में ही सर्वप्रथम पुनः जागरण काल है? क्योंकि साहित्यिक तौर पे इटली अत्यधिक समृद्धशाली था अन्य देशों की तुलना में, यूरोप के अन्य देशों की तुलना में। सबसे बड़ा साहित्यकार जो समझा जाता है, लिटरेरी फिगर इटली का, वो था डांटे, डांटे अली गहरी। तो दांते की कई सारी किताब अपन आज भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर में आती है दांते की किताब है। तो उसने इटालियन लिटरेचर, इटली के साहित्य का, इटली के साहित्य में अत्यधिक योगदान दिया। फिर दांते के बाद अगला नाम आता है जियोटो डी बेंडोन। जियोटो डी बेंडोन, ही वॉज द फर्स्ट पेंटर, वह प्रथम चित्रकार था, वो बहुत महान चित्रकार था फ्लोरेंटाइन स्कूल का। फ्लोरेंटाइन एक प्रकार का पेंटिंग का स्कूल था, फ्लोरेंटाइन एक जगह का नाम है इटली के अंदर। तो फ्लोरेंटाइन स्कूल का महान चित्रकार था जियोटो दी बेंडोन। अब ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे और अपने आंसर्स में 2 3 4 नाम आपको डालने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। फिर तीसरा है फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। अपन कला के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कला में अत्यधिक विकास हुआ इटली में। फ्रांसिस्को पेट्रियार्क, फ्रांसिस्को पेट्रियार्क वॉज ए फेमस पोएट, वो बहुत बड़ा कवि था इटली में। और इसके साथ ही वह अग्रणी नेता था मानवतावादी आंदोलन का, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट का अग्रणी नेता था। तो हम देख सकते हैं कि मानवतावादी जो दृष्टिकोण होता है उसकी शुरुआत भी हमें इटली में ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस आंदोलन का जो अग्रणी नेता था फ्रांसिस्को पेट्रियार्क, वो इटली का ही था। और मानवतावादी आंदोलन क्या है? देखो, मानवतावादी आंदोलन का सीधा सा मतलब ये है कि जो मानव है उस पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। जो मानव के रिश्ते हैं, जो मानव के जो भाव हैं, वो जो मानव से संबंधित जो अनेक क्रियाकलाप है उस पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। देखिए, ह्यूमन बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। ह्यूमन ह्यूमनिस्ट अप्रोच के कारण, जो मानवतावादी आंदोलन है इसके कारण। फिर इससे निकल के एक और पहलू आना चाहिए कि अगर जो मानव है उसके समाज में कई सारी बुराइयां हैं तो उस बुराइयों को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि मानव में सुधार करना चाहिए, मानवीय समाज में सुधार करना चाहिए। तो जो भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन रहा है उसका सबसे बड़ा फीचर ये था मानवतावादी दृष्टिकोण। यानी मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया। यानी जो मनुष्य है, जो मानव है, उन उनके अंदर सुधार होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार होना चाहिए। फिर अपन आगे बात करते हैं, दांते की प्रसिद्ध कृति है डिवाइन कॉमेडी, जो इटली भाषा में लिखी हुई है। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने क्या किया कि डिस्क्राइब द आइडियाज ऑफ क्रिश्चियन स्कीम ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी ईसाई धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है दांते की डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब। देखो, DIVINCUMEDY, डिवाइन कॉमेडी किताब में हमें क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इस किताब में हमें खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है, एस्ट्रोनॉमी, भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है, भूगर्भ विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, जियोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। तो अपने आप में नवीन चीज थी उस समय के अंदर, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अधिक समझा जाता है दांते का। फिर अपन जियोटो के बारे में बात करते हैं। जियोटो एस्टेब्लिश पेंटिंग एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म इन कॉन्ट्रास्ट टू द अर्लियर टाइम्स। यानी पहले क्या था, जो चित्रकारी थी उसको सबॉर्डिनेट समझा जाता था, यानी चित्रकारी से ऊपर आएगी, जो दूसरे कला के जो नमूने हैं जैसे स्थापत्य कला हो गया, मूर्ति कला हो गया, इनको श्रेष्ठ समझा जाता था और पेंटिंग को इतनी अधिक तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन जियोटो ने अपने योगदान से पेंटिंग को, जो चित्रकारी है, उसको इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ आर्ट बनाया, यानी अलग कर दिया स्थापत्य कला से। और जो अन्य कलाएं जैसे मूर्ति कला से पेंटिंग को अलग कर दिया। इससे क्या हुआ, पेंटिंग का एक सेपरेट तरीके से, पूरे समृद्धशाली तरीके से इसका विकास होने लगे, समग्र तरीके से इसका विकास होने लगे पेंटिंग का, क्योंकि इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ आर्ट। एक स्वतंत्र कला के नमूने के रूप में पेंटिंग का विकास होने लग गया, और इसके पीछे जियोटो का बहुत बड़ा योगदान था। फिर अपन आगे बात करते हैं, जैसे मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में बताया। इस समय मानवतावादी जो आंदोलन था काफी अधिक तेज हो चुका था इटली में, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होने लग गए थे। और इसके कारण क्या हुआ, ह्यूमैनिटी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ह्यूमैनिटी जो अपन कहते हैं, जो मानववादी विचारधारा है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया लोगों का। और इसी के कारण जो मानव के द्वारा जो रचनाएं की जाती है उस पर भी अधिक फोकस दिया जाने लगा। जैसे मानव के द्वारा क्या रचनाएं की जाती है, स्थापत्य कला तैयार की जाती है, मूर्ति कला तैयार की जाती है, साहित्य किया जाता है, इतिहास लिखा जाता है। तो मानव के द्वारा जो जो
कार्य किए जाते हैं वो भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो पुनर्जागरण का काल है उसके अंदर भी मानवतावादी दृष्टिकोण सेंट्रल रहा है। और अपन इसके बारे में बात करें, मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण साहित्य, कला, दर्शन आदि का अत्यधिक विकास हुआ। और फ्रांसिस पेट्रियार्क, जैसे अपन बता चुके हैं, ही वॉज द अर्लीस्ट रेनेसां ह्यूमनिस्ट। वो पुनर्जागरण काल के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण फैलाने वाला सर्वप्रथम विद्वान था। उसका योगदान क्या है पेट्रियार्क का? ही एग्जाम्पलीफाइड एमर्जिंग ह्यूमनिज्म बाय हिज डिवोशन टू द क्लासिक्स एंड हिज डीप फीलिंग फॉर द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी फ्रांसिस फ्रांसिस पेट्रियार्क ने क्या किया? एक तरफ जो शास्त्रीय ज्ञान था यूरोप का, इटली का, जो पहले का शास्त्रीय ज्ञान था, जो पहले का साहित्य था, उसको भी उसने काफी अधिक गंभीरता से लिया, उसको भी उसने स्टडी किया, उसका भी इंटरप्रिटेशन किया। साथ साथ उसने एक भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ा फॉर द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो खूबसूरती है उसके साथ उसने एक भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ा अपना। यानी साहित्य में जो दुनिया की खूबसूरत चीजें हैं उनको दर्शाया जा सकता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और पेट्रियार्क के बाद, फ्रांसिस पेट्रियार्क के बाद जो अन्य स्कॉलर्स हैं, जो अन्य विद्वान हैं, वो क्लासिकल ह्यूमनिस्ट कहलाने लगे। शास्त्रीय मानवतावादी दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान क्लासिकल ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। क्लासिकल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बहुत अधिक पुरानी हो, पुरातन हो, जिसका विशेष महत्व हो, जिसका खासकर सांस्कृतिक महत्व हो। जैसे इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम। उसी प्रकार से क्लासिकल ह्यूमनिस्ट का मतलब यह है कि अर्ली जो जिन्होंने शुरुआत की मानवतावादी दृष्टिकोण को, उसमें पेट्रियार्क शामिल था और अन्य विद्वान इसमें शामिल थे। तो इसमें लिखा है कि बहुत सारे साहित्यकारों ने लैटिन टेक्स्ट, जो लैटिन भाषा में जो साहित्य लिखा गया था, उसको रिकवर किया। पुराने समय में लैटिन भाषा में जो साहित्य लिखा गया था उसको लोगों के सामने लेके आए। और साथ साथ जो ग्रीक स्टडीज है, जो यूनानी साहित्य है, उसको भी लोगों के सामने रखा। ने लैटिन साहित्य भी रखा और यूनानी साहित्य भी लोगों के सामने रखा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना जो छोटा सा डिस्कशन है उसको समाप्त करते हैं। इसमें अपन ने बात की है कि किन कारणों से इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण का काल आया। फिर अगले ही लेक्चर में अपन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इटली में किस प्रकार से विभिन्न कलाओं ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। आर्टिस्टिक रेनेसां इन इटली, यानी अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपन आर्ट में, किस प्रकार के जो आर्ट के फॉर्म्स है वो अस्तित्व में आए, कौन कौन कलाकार थे फेमस इटली के जिन्होंने पुनर्जागरण काल में अपना योगदान दिया। इसी के साथ ही हम अपना छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।